सत्ता में बने रहना है तो हमें मीडिया पूरा पहले कैप्चर करना पड़ेगा। एनडीटीवी चैनल के अंदर 12 साल काम किया। ओके। उसका मालिक कौन है आज? तो अडानी साहब। अदानी साहब। दूसरे चैनलों के मालिक कौन है? तो अंबानी साहब है। इसमें ये किसके लिए काम करते हैं? ये मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। ये अकेला फील्ड है, प्रोफेशन पॉलिटिक्स, कि जहां पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अंगूठे छाप है, आप गुंडे है, आप मवाली है, आपके ऊपर बलात्कार हत्या के केसेस है, आप लड़ सकते हैं इलेक्शन। और कहाँ जाके बैठ सकते हैं? जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है, महाराष्ट्र शासन, उसके ऊपर 10 एकड़ ज़मीन जो है वो मेरे पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब है। उन्होंने जो इस समाज के लिए दी गई ज़मीन थी, उन्होंने वो ज़मीन है तो खरीद कर अपने बेटे का नाम चढ़वा लिया उसके ऊपर। लेगेसी ये है हमारे पास, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम सिर्फ अगर इस तरह का अगर एक टूरिज्म का अगर हमने एक ये कर डाले है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पे है, छत्रपति संभाजी महाराज का कहाँ है, फुलेवाड़ा कहाँ है, कौन सा पहला स्कूल है तो सावित्रीबाई ने कहाँ पे स्टार्ट करे थे, अगर हमने उसका ही सर्किट बना दिए तो उसके लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट आपको मिल जाएंगे उसमें। मेरा ये सवाल है कि लोकल पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे एरिया के अंदर है तो ये नशे का कारोबार चल रहा है? वो इसलिए नहीं पता चल रहा है कि उनको है तो उसमें से कुछ कट मिल रहा है, उनको कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो चलने दे रहे हैं धड़ल्ले से। सर, उन्होंने जब अपने MIM की स्थापना की थी तो पहले 6 महीने में उनके काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी थे, आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं। पर उसके बाद तो लोगों का विश्वास तो होगा ही ना सर। बताइए, क्योंकि संजय शिरसाट ने भी कहा। बताइए ना, उनके कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी चर्चा हो जाए। सर, वो 15 मिनट का स्टेटमेंट भी था उनका। हाँ, उसके लिए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में, पूरे देश में अकेले वो एक ऐसे लीडर है अकबर ओवैसी कि जिनको कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा सिर्फ एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट की वजह से। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अजय पाटिल। स्वागत है आपका द अजय पाटिल शो में। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र MIM प्रेसिडेंट श्री इम्तियाज जलील जी के साथ, जिनकी हर 10 में से एक स्टेटमेंट कंट्रोवर्शियल होती है, पर वो संसद में काफ़ी ग्रेसफुली बातें भी करते हैं। तो हम जानते हैं उनके बारे में, पत्रकारिता से लेकर संसद तक और संसद से लेकर कंट्रोवर्सीज तक सब कुछ इम्तियाज जलील जी के साथ। सर, हमें आपके बारे में कुछ बताइए। आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की, पत्रकारिता क्यों छोड़ी, आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया, क्या आप बचपन से ही चाहते थे कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या पत्रकारिता में जाने के बाद आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आया है? क्या बात है इस बारे में? देखिए अजय भाई, सबसे पहले तो आपको मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूँ। आपका जो परसुएशन था कि मैंने आपके साथ है तो पॉडकास्ट करना चाहिए, मेरी भी कोशिश रहती है कि जो यंगस्टर्स इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं मैं उनको एनकरेज करूँ और वो भी एक अच्छी पत्रकारिता करें, क्योंकि आज के दौर के अंदर ईमानदार पत्रकारिता बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो लोग जो है वो इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहे हैं करके। उसमें जहाँ तक आपका सवाल है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तो चाहे वो मेरा चाहने वाला हो या मेरा दुश्मन हो, उसने मेरे ऊपर PhD कर लिया है। ये बंदा कौन था, क्या करता था, कहाँ से आया, आते ही MLA कैसा बन गया, फिर MLA बन के MP कैसा बन गया है, तो ये संसद के अंदर क्या बोलता था, भाषणों में क्या बोलता था करके। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई महाराष्ट्र के अंदर कोई बंदा होगा, या चाहे वो मेरा विरोधी क्यों ना हो, राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, वो भी जानता है। लेकिन आपके सवाल के हिसाब से मैं ये कर दूं कि मैं ट्रिपल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। ओके। मैंने MCOM किया है, मैंने मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है, 24 साल पत्रकार था। 24 साल के बाद मैंने तय किया कि अब बहुत हो गया है खबरों के पीछे दौड़ना, इम्तियाज़ जलील अब तुम खुद खबर बन जाओ, और राजनीति के अंदर ख़दम रखा, MLA बन गया, MP बन गया 2 मरतबा। तो इसी शहर ने, इसी ज़िले ने मुझे कामयाब किया। लेकिन पिछला इलेक्शन में हार इस वजह से गया कि लोग मेरे साथ थे, बेईमानी का पैसा मेरे साथ नहीं था, EVM मेरे साथ में नहीं था उसमें, और प्रशासन और पुलिस की जो मदद मेरे विरोधियों को मिली
वो मुझे नहीं मिल पाई, तो इस वजह से बहुत ही कम मार्जिन से मैं हार गया। लेकिन हारने के बावजूद भी मतलब जो काम मैं पहले करता था वो काम अब भी करता हूँ और करता रहूँगा। तो सर पॉलिटिक्स में आने का क्या पर्पस था आपका? देखिए, मैं आपको जैसा पहले ही बता चुका हूँ कि ईमानदार पत्रकारिता जो है वो इस देश के अंदर उस वक्त ख़त्म हो गई जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें एक बात समझ में आई कि अगर हमें सत्ता में बने रहना है तो हमें मीडिया पूरा पहले कैप्चर करना पड़ेगा। तो उन्होंने शुरुआत कर दी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को कैप्चर करने की, फिर अपने दोस्तों के ज़रिए, और वो दोस्त कौन हो सकते हैं ये सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके दो दोस्त बड़े पक्के दोस्त हैं। तो उन्होंने है तो पूरे मीडिया चैनल्स को ख़रीदना शुरू कर दिया। कि आज मैं जिस चैनल के अंदर काम करता था, NDTV चैनल के अंदर 12 साल काम किया। ओके। उसका मालिक कौन है आज? तो अडानी साहब। अदानी साहब। दूसरे चैनलों के मालिक कौन है? तो अंबानी साहब है इसमें। ये किसके लिए काम करते हैं? ये मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो जब मीडिया पूरी तरीके से उनके कब्जे में आ गया तो ईमानदार पत्रकारिता का उस दिन खत्म हो गया, वो दफन हो गई। और उन्हें जो कहना था वो अपने एंकर्स के जरिए इस देश के ऊपर लादना शुरू कर दिया इसमें। अब किसानों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है प्राइम टाइम के अंदर, अब बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है, अब जो इश्यूज आम लोगों के हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होती। अब चर्चा ये होती है कि किसने कितनी गंदी गाली दिया है करके, और उस गाली के ऊपर हम कैसा है तो प्राइम टाइम के अंदर चर्चा करके 8 गेस्ट को बुला के उसके ऊपर चर्चा करें। मैं जिस पीरियड के अंदर पत्रकार था, एक प्याज की स्टोरी करने के लिए हमने 16 दिन ट्रैवल किए थे, 16 दिन। वाह। और वो प्याज की स्टोरी, कांदे की स्टोरी जो है, किसान के को एक प्याज उगाने के अंदर कितनी मेहनत लगती है, उसको एंड में जाकर कितना पैसा मिलता है, वो 2.5 मिनट की स्टोरी के लिए हमने 16 दिन उसके ऊपर मेहनत किए थे। आज मुमकिन है ये? नहीं। आज तो नींद में से उठते ही ये होता है कि साहब ये नेता ने है तो ऐसा बकवास बयान दे दिया है और दिन भर उसका एजेंडा वही चलते रहता है। अब यही एजेंडा चलते रहेगा तो साहब अभी खबर आई है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं करके। ये नवरात्रि का तोहफा दिया गया है लोगों को, भक्तों को, कि साहब पेट्रोल के ऊपर इतनी कीमत और डीजल के ऊपर तकरीबन 4.5-5 रुपये अभी बढ़ा दिए गए हैं। तो इसके ऊपर अब चर्चा नहीं होगी। चर्चा क्या होगी? कोई तो भी फजूल आदमी कोई तो भी फजूल बयान देगा और उसी फजूल बयान के ऊपर फजूल लोगों को बुलाकर तो उसके ऊपर चर्चा कराई जाएगी। सर आप जब पॉलिटिक्स में आए तो आपने MIM की चॉइस की। आपके सामने कई सारे ऑप्शंस थे। उस समय कांग्रेस भी सत्ता में थी, शिवसेना थी, NCP थी, BJP भी थी, समाजवादी पार्टी भी थी। क्या पर्पस था सर MIM ज्वाइन करने के लिए? देखिए, एक चीज़ आप इस देश के अंदर मानेंगे कि मुस्लिम समाज जो है वो इस देश के अंदर आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14% 15% आता है इसमें। लेकिन इनकी नुमाइंदगी या इनका रिप्रेजेंटेशन कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर होता है क्या? तो नहीं होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितने MPs है देश के अंदर? एक भी मुस्लिम MP नहीं है, क्योंकि हम टिकट ही नहीं देंगे उसमें। कांग्रेस ने भी वही सोच बना ली थी उसमें। अब सवाल ये पैदा हो रहा था इस देश के अंदर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों की राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो अपनी पार्टियों के जरिए वो करते हैं इसमें। यादवों का कौन करता है? तो मुलायम सिंह यादव जी करते हैं, लालू प्रसाद यादव जी करते हैं। एग्जैक्ट। सिखों का जो है शिरोमणि अकाली दल हो गया है। हमारे द्रविडियंस का कौन करता है? तो साउथ की पार्टीज करती है। मराठाओं का रिजर्वेशन वो ये कौन करता है, रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? तो उनके भी 2-3 पक्ष है उसमें। तो दलितों के है, मायावती करती थी उसमें अंदर। मुसलमानों का आप एक लीडर बताइएगा कि जो मुसलमानों के इश्यूज को पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर लेकर जा सके करके। तो हमने सोचा कि यार इतनी बड़ी कम्युनिटी, इनके भी अपने इश्यूज है, इनके भी अपने प्रॉब्लम्स है, इसको कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के साथ बैठ के चर्चा करने की ज़रूरत है और उनसे सवाल पूछने की ज़रूरत है
कि क्या वजह है कि एक शहर के अंदर दो शहर बसते हैं। एक वो शहर होता है जहाँ पर सब कुछ चकाचक होता है, और एक दूसरा शहर वो होता है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, दलित रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं। तो वहाँ पर आपको गंदगी मिलेगी, वहाँ पर है तो स्कूल्स कम मिलेंगे, पुलिस स्टेशन ज़्यादा मिलेंगे, नशे का पूरा कारोबार कहाँ चलता है तो वही पुराने शहरों के अंदर चलता है। तो ये क्यों होता है? तो किसी न किसी ने तो हुकूमत से सवाल करना चाहिए। सही है। हाँ, तो हमने उसके लिए तो हमने सोचा कि चलिए साहब, अगर ओवैसी साहब इम्तियाज़ जलील को ये पूरा अधिकार देते हैं कि हाँ तुम जाओ, तुम्हें तो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, अपने एरिए के जितने भी वो समाज है जिनकी आवाज़ कभी ऐवानों तक या विधानसभा लोकसभा तक नहीं पहुंची है, तुम उठाओ उसे जाकर। तो मैंने वो कर लिया उसमें। अब अगर मैं किसी दूसरे पक्ष के अंदर होता, हाँ, तो मुझे कहीं तो पीछे बिठाते थे वो, हाँ, और बोलते थे कि हम जितना बोलेंगे उतना ही बोलना है तुमको। पार्टी का जो स्टैंड रहेगा वो पार्टी के स्टैंड के हिसाब से ही बात करना, और अगर हमने कुछ अपने दिल से अगर बोल डाले तो वो हमको बिठा दिए होते उसमें। तो अब कम से कम ये है कि आपने ये बात बताई है ना मेरा इंट्रोडक्शन करते वक्त कि ये पार्लियामेंट के अंदर सेंसिबल बात भी करते हैं करके। मैंने मेरे 10 साल के अंदर ऐसी कौन सी कंट्रोवर्शियल मैंने बात कही है? 10 साल जब मेरे पास है तो आमदार था, खासदार था। बता दीजिएगा कोई एक ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कि जिसकी वजह से मैंने है तो समाज में तेड़ निर्माण करने का काम किया या कोई कम्युनल बात की है करके। मैंने पार्लियामेंट के अंदर किसानों के बारे में बात किया, बेरोजगारी के बारे में बात किया है, बहुत सारे जो ज्वलंत प्रश्न जिसकी चर्चा वहाँ पर होनी चाहिए वो मुद्दे उठाया है करके। लेकिन आपने जैसा बताया है कि 10 उनके स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल भी होता है करके उसमें। तो लोग जो है मेरे 9 जो अच्छे स्टेटमेंट्स है उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, ढूंढते रहते हैं कि यार ये 10 सेकंड का इसका कुछ तो भी मिल जाए, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का कुछ तो भी मिल जाए और इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे और इसको ठोकेंगे करके। तो यही चीज रहती है उसमें। सर, जो भी नए पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से स्किल सेट्स उनमें होने चाहिए? ईमानदारी, और क्या? ईमानदारी होनी चाहिए और सच को सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर तुम में वो नहीं है तो तुम राजनीति के अंदर नहीं आना चाहिए। तुमको अगर पैसा कमाने का है तो दुनिया भर के दूसरे धंधे हैं, दुनिया भर के तुमको दूसरे धंधे हैं। तुम बेईमानी का पैसा है तो कहीं से भी कमा सकते हैं करके उसमें। लेकिन राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां तुम सही मानों में उन गोर गरीब लोगों की आवाज़ बन सकते हो उसमें, उनकी आवाज़ तुम वहाँ तक पहुँचा सकते हो उसमें। तो अगर कोई यंगस्टर सोच रहा है मुझे पॉलिटिक्स के अंदर आना है लेकिन मैं गूंगा बन के आऊँगा, मुक्का बन के आऊँगा, बहरा बन के आऊँगा, मैं कुछ देखूंगा नहीं करके, तो फिर वो फील्ड नहीं है आपके लिए। वहाँ पर लड़ने वाला, बोलने वाला चाहिए, और लड़ने का किसी भी हद तक लड़ने का है कि आप किसी भी हद तक जाके अगर सच्चाई के ऊपर आप खड़े हुए हैं तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और ये मैंने 10 साल के अंदर मैंने अपने एक्शंस के ज़रिए ये एक युवा पीढ़ी को मैंने एक संदेश दिया है उसमें। चाहे वो मेरा कट्टर विरोधी क्यों ना हो, वो भी इस बात को मानेगा कि नहीं, बंदा बोलता जो है ना, वो दिल से बोलता है और सही बोलता है करके उसमें। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके पॉलिटिकल कंपल्शंस होंगे, आपके रिलीजियस कंपल्शंस होंगे कि हम यार ये बंदे की तारीफ ओपनली कैसा करें करके उसमें, क्योंकि हमारे को भी ठोकने वाले कोई ना कोई तो भी आ जाएंगे। तू कशाला त्याला त्याचा समर्थन केलेला आहे करके उसने, ये एक ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन आप भी जानते हैं कि इम्तियाज़ जलील है तो गलत नहीं बोलता है। इम्तियाज़ जलील डट के बोलता है और सच के ऊपर खड़े रहता है। जब फेलियर्स आते हैं सर, तो आपका उत्साह कभी कम होता है? आपको लगता है कि यार नहीं, बहुत हो गया अभी पॉलिटिक्स, बहुत? देखिए, ये जो पिछला इलेक्शन मेरा बहुत ही कम मार्जिन से मैं हारा था, उसमें 2000 से कम वोट से मैं हारा, तो मुझे पूरा सिस्टम समझ में आया। और मैं आज पूरे दावे के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि अगर पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में अगर सबसे बोगस सिस्टम कोई है तो हमारा इलेक्शन सिस्टम है। कि हम अपना इलेक्टोरल रिफॉर्म क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं, कि हम दुनिया कहाँ जा रही है, हम इतना टेक्नोलॉजी के अंदर हम एडवांस्ड हो चुके हैं, लेकिन ये सिस्टम इतना बोगस बना के रख दिया गया है कि आप इन दी एंड जाके ये सोचते हैं कि यार कल कोई ईमानदार आदमी इस क्षेत्र के अंदर आएगा क्या कि मुझे इलेक्शन लड़ने का है करके उसने, कि जहाँ पर आप ओपनली
वोटर्स को खरीद रहे हैं। आप ओपनली, जो इलेक्शन कमीशन दावा करती है कि ये जो इंक लगाते हैं हम वोट डालने के बाद, ये इंक मिटती ही नहीं है। हाँ, ये इंक मिटाने का जो केमिकल है वो भाजपा के और सेना के नेताओं के पास कैसा पहुंचती है। हाँ, कि एक वोट डालने के बाद बंदा जाता है। हाँ, यहीं पे आपके सामने ही जवाहरनगर पुलिस स्टेशन के सामने एक वकील है भाजपा का, डोनगांवकर नाम का। हाँ, उसके ऑफिस में बैठ के हमने रेड हैंडेड पकड़े थे। हाँ, कि जहाँ पर वो गरीब लोगों को 1,000 1,500 रुपये देकर उनके हाथ के ऊपर इंक लगाने का काम कर रहे थे। और जिसके ऊपर इंक लगाने का काम कर रहे थे वो मुसलमान महिलाएं थी, जिनको झोपड़पट्टियों में से तुम उठा उठा कर लेकर आ रहे थे। और उनके हाथ में 1,000 रुपये देकर है तो तुम इंक लगाने का काम कर रहे थे, और उनका इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड ले रहे थे, और ये कह रहे थे कि अब जाओ तुम। वो गरीब आदमी के लिए वो 1,000 1,500 रुपये बहुत मायने रखता है उसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारा फुल प्रूफ सिस्टम है? तो नहीं है, 100% नहीं है। उसको हम क्यों नहीं बदलना चाहते हैं? इसलिए नहीं बदलना चाहते हैं कि जिस दिन ये बदल गया तो तुम सत्ता में नहीं बैठ सकेंगे। ये जितने भी चोर लुच्चे लफंगे जो चुनकर आ रहे हैं, ये नहीं आएंगे चुन के। और मैं सिर्फ अपने ही क्षेत्र के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं देश भर के बारे में बात कर रहा हूँ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है हमारे पास इस देश के अंदर। सर, जब फेलियर्स आते हैं आपको डिमोटिवेशन फील नहीं होता? होता है सर, थोड़ा टाइमली होता है। जब आप अपने चाहने वालों को देखते हैं कि उनका चेहरा उतरा हुआ है। मैं जब ये इलेक्शन जब हारा था और मेरे घर पे जब मैं था वहाँ पर, आप वो वीडियो देखिएगा यूट्यूब के ऊपर कि जो लोग गले लग लग के रो रहे थे, बिलक बिलक के आपको रो रहे थे उसमें कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है करके। उस वक्त मेरा काम क्या था? कि मैंने भी रोते बैठ जाना? तो मैंने लोगों को ये समझाया था कि नहीं, ठीक है, कुछ बेईमानों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से है तो हमको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द ये। देखिए, काम करने वाले आदमी को ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई पद रहा तो ही तुम जनता का काम कर सकते हैं करके। आज भी आप मेरे ऑफिस के ऊपर आइए, आप ऐसे आ चुके हैं मेरे ऑफिस के ऊपर। Yes. आज भी उतने ही लोग आते हैं जितना मैं खासदार होता था उस वक्त आते थे, आमदार था उस वक्त आते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को अब पछतावा होता होगा कि यार ये बंदे को अपन ने हराए है, इसको वोट नहीं दिए है, लेकिन ये आज भी है तो वहाँ पे जाके बैठता है और लोगों के काम करता है करके। और जो चुनकर आए हैं वो मुंबई में है तो पत्ते खेलने का काम करते हैं, जुआ खेलने का काम करते हैं, 2 नंबर के धंधे करते। पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानना था कि जो भी नेताओं को टिकट दिया जाता है पार्टियों की तरफ से, कोई भी पार्टियों की तरफ से कोई भी नेताओं को टिकट दिया जाता है, तो उनका एजुकेशन क्राइटेरिया क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है सर। हिंदुस्तान के अंदर अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर लाया जाए, अगर पाटिल साहब, अगर आपको एक दफ्तर खोलना है और उस दफ्तर के अंदर एक चपरासी अगर आपको चाहिए जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले, तो आप कहेंगे कि यार भैया तेरे को कुछ पढ़ना लिखना आता है क्या 7वीं 8वीं तक? आज जब जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं तो उसमें होता है शिक्षण पात्रता 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं, ये होता है। ये अकेला फील्ड है प्रोफेशन पॉलिटिक्स कि जहाँ पर कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अंगूठे छाप है, आप गुंडे है, आप मवाली है, आपके ऊपर बलात्कार हत्या के केसेस है, आप लड़ सकते हैं इलेक्शन। और कहाँ जाके बैठ सकते हैं? जिसको हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारी लोकशाही का जो मंदिर है पार्लियामेंट, वहाँ पर जाकर ये लोग बैठ सकते हैं। आता क्या है? कुछ भी नहीं। पढ़े लिखे क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो जगह के ऊपर बैठ के आप कायदा क्या होगा देश का, क्या नया हम रूल बना सकते हैं, क्या नया हम एक्ट बना सकते हैं, वो निर्णय लेने का अधिकार जो है वो वहाँ पर अनपढ़, गवार, अनएजुकेटेड, इलिटरेट जाकर वहाँ पर एज एन एमपी बन के बैठ सकता है करके। इसीलिए आज पार्लियामेंट और विधानसभाओं का स्तर जो नीचे गिरा है कि अब आपको पार्लियामेंट के अंदर ऐसे भी एमपीज मिलेंगे जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आपको गाली दे रहे हैं और स्पीकर साहब बैठ के सुन रहे हैं। आपको विधानसभा के अंदर मारामारी कभी तस्वर नहीं कर सकते थे। महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर एक दूसरे का गला पकड़कर मारामारी करने की घटनाएं हो रही है। आप विधानसभा के अंदर एक मंत्री को ऐसा सुनते हैं कि तुझे आईला या बाहर तुला बकतो करके ने। अगर नियम के हिसाब से चले तो जो स्पीकर वहां पर बैठा हुआ है वो किसी पक्ष का नहीं होता है। उसने इमीडिएट उस मिनिस्टर को
वहाँ से बाहर हकालना चाहिए था, उसको सस्पेंड करना चाहिए था उसमें, हाँ? वरना वो दिन दूर नहीं है साहब कि पार्लियामेंट के अंदर लोग जाएंगे सर और कुश्ती का अखाड़ा बना रहेगा वहाँ पे, अगर आप अभी टाइमली एक्शन नहीं लिए तो। तो मुझे भी लगता है क्योंकि हम कोई भी जॉब के लिए जाते हैं तो हमारा एजुकेशन क्राइटेरिया, स्किल सेट या नॉलेज के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। और पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड होती है जो हमारा देश का भविष्य निर्माण करती है। अपने देश का अगले 20 साल का भविष्य या विजन के बारे में सोचा जाता है। वहाँ पे ऐसे कुछ नेता बैठे हैं जो 10वीं 12वीं पास है या कुछ पढ़े लिखे भी नहीं है, तो वो अपने देश के विजन के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इस बारे में आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं, आपको जब मैं सुन रहा था तो कितना आइडियलिस्टिक लग रहा था मुझे कि ऐसा होना चाहिए करके, लेकिन आप अपने शहर, अपने ज़िले के अंदर देख लीजिएगा, हाँ? कि आप और आपके इस शहर के अंदर रहने वाले लोग जब वोट डालने के लिए जाते हैं, क्या कभी उनसे पूछे है कि भाई साहब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है करके उसमें? आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कोई एक्ट बना सकते हैं, हाँ? आप कोई डिबेट के अंदर चर्चा कर सकते हैं कि यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया है तो उसके ऊपर आप कुछ पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि टैरिफ क्या होता है करके उसमें, हाँ? हाँ? आप जब वोट डालने के लिए जाते हैं और आप सिर्फ ये देखते हैं कि माझी जातीचा कोण माणूस आहे, मेरे धर्म का कौन है, मेरे मज़हब का कौन है करके, वो कोई भी रहने दीजिए, फिर वो पढ़ा लिखा हो ना हो, वो उसकी इमेज क्लीन हो ना हो, वो क्रिमिनल हो तो भी चलेगा। क्रायटेरिया क्या है? आपला माणूस आहे ना, तर आपल्याला मतदान करायचं जाऊन। मग वहाँ पे जाने वाले लोग जो है वो वहाँ पर अलग अलग तरीके से बिठाया नहीं जाता है वहाँ पे, की बाबा या साईडला जे आहे ना ते ब्राह्मण लोक बसणार, या साईडला मराठे बसणार, या साईडला मुसलमान बसणार, या साईडला दलित बसणार। अपन देशाचा प्रतिनिधित्व करतो तिथे जाऊन, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सभी जात धर्म और मजहब के लोग आते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको वहाँ पे जाने के बाद कुछ समझ ही नहीं रहा है कि पार्लियामेंट क्या है, असेंबली क्या है, अपन सिर्फ टेबल बजाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ नारेबाजी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के वो लाखों लोग जो है इस शहर को, इस ज़िले को कितना पीछे लेकर जाते हैं, इसका अंदाज़ा शायद नहीं होता है। वहाँ पे इम्तियाज़ जलील आपको पसंद नहीं है ना, अजय पाटिल को इम्तियाज़ जलील बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या मेरी जगह के ऊपर आप कोई पढ़ा लिखा आदमी वहाँ पर नहीं भेज सकते जो वहाँ पे आपकी आवाज़ बन सके, जो आपके लिए लड़ सके, जो आपके लिए बोल सके करके उसमें? लेकिन नहीं, अब क्राइटेरिया ही बन चुका है साहब, टिकट ही दिया जाता है पहले कि इसकी जात क्या है करके उसमें, तो वहीं से पूरी गंदगी शुरू हो जाती है करके उसमें। मैं लोगों को ये कहता हूं कि जिस दिन इस देश के अंदर पक्ष को ना देखते हुए अगर इंसान को देखकर अगर आपने वोट करना शुरू करें, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्यों ना खड़े रहो, चाहे वो ऐसी अननोन पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना खड़े हो उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी है, लड़ने वाला है, बोलने वाला है, समाज के लिए कुछ करने की उसके अंदर जज्बा है, तो आप उसका साथ दीजिएगा। लेकिन हमारे पास होता क्या है, हम मोदी जी के भक्त हैं तो हम यहाँ पे है तो खैरे साहब को वोट देंगे, हम मोदी जी के भक्त हैं तो हम भुमरे साहब को वोट देंगे। मोदी जी यहाँ पर आके है तो आपके लिए काम नहीं करने वाले हैं, आपका जो नुमाइंदा है यहाँ का, वो जाकर, और इम्तियाज़ जलील यहाँ वहाँ पर था, मैं तो एक ही MP इस पूरे महाराष्ट्र के अंदर था उसमें, लेकिन मैं जब वहाँ पर जाता था तो कोई मिनिस्टर मुझे नकारता नहीं था उसमें, बराबर सुनते थे वो, क्योंकि उनको मालूम रहता था कि यार ये अपने खुद के लिए नहीं मांग रहा है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ अच्छा मांगने के लिए आया है, साथ देते थे वो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं MIM से हूँ, वो भाजपा की सरकार है, उनकी भाजपा का मिनिस्टर है, लेकिन अगर आप अच्छे इश्यूज को लेकर जाएंगे, अच्छा सब्जेक्ट लेकर जाएंगे तो सुनते हैं। इम्तियाज़ जी, आपने हरिजन शब्द का कुछ यूज़ किया था, उसकी वजह से शहर में काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई थी। आपके ऊपर भी केस रजिस्टर हो सकता है, सिर्फ इतना बोलने के ऊपर आपके ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। ओके, तो क्यों? आपकी बोलने की मंशा जो है, तो आपने साफ तरीके से कहा है कि भैया आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, मैंने किया था, लेकिन कहाँ से किया था? एक डॉक्यूमेंट है महाराष्ट्र सरकार का, वो 7 बार आए, महाराष्ट्र सरकार लिखा हुआ है, महाराष्ट्र शासन, उसके ऊपर 10 एकड़ ज़मीन जो है वो मेरे पालक मंत्री संजय शिरसाट साहब है, उन्होंने जो इस समाज के लिए दी गई ज़मीन थी,
हाँ? उन्होंने वो ज़मीन है तो खरीद कर अपने बेटे का नाम चढ़वा लिया उसके ऊपर। हाँ? तो मैंने कोई अपने मर्जी से नहीं कहा। इम्तियाज जलील इतना तो पढ़ा लिखा है, इतना तो ज्ञान है, 10 साल है तो लोकसभा और विधानसभा के अंदर रह चुका, इतना तो समझ में आता है। मेरा ये सवाल था कि मेरे ऊपर ये केस रजिस्टर करने की बजाय महाराष्ट्र सरकार के उस डॉक्यूमेंट, मैंने तो पढ़ने का काम किया है, मैंने तो सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का काम किया है, और आप इम्तियाज जलील के ऊपर एट्रोसिटी का केस कर देते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि मंत्री जी पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं और पुलिस गुलामों की तरह, हा साहेब माय बाप तुम्ही आम्हाला सांगितलं आता मी इम्तियाज जलीलवर केस रजिस्टर करना, केलं, करे उन्होंने मेरे ऊपर केस रजिस्टर। लेकिन पुलिस अंदर अगर अपने झांक के देखी, उनके ज़मीर को टटोल के देखी, तो वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने मेरे ऊपर जो केस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मंत्री को खुश करने के लिए या उससे डर कर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर किए हैं करके। तो मैं वो पुलिस वाले जो मेरे ऊपर केस रजिस्टर किए हैं सिर्फ अपने नेता को खुश करने के लिए, मैं उनसे ये कह रहा हूँ, इम्तियाज जलील पत्रकार था। जब तय किया कि अब पत्रकारिता नहीं करना है तो राजनीति के अंदर आ गया। तुम भी अपनी वर्दी उतार दो। तुम अपनी वर्दी के ऊपर जो दाग लगा रहे हो ना, जो धब्बा लगा रहे हो ना, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी मैंने देखे हैं उसमें। हाँ, लेकिन ऐसी चाटुगिरी करने वाले, ऐसी गुलामी करने वाले हमने किसी पुलिस वाले को देखा नहीं। और तुमको करना ही अगर है तो वो वर्दी उतार दो, उस वर्दी की लाज रखो, और जाकर तुमको जो चोला पहनने का है, अपने गले में जो मफलर डालने का है, नीला डालना है, भगवा डालना है, हरा डालना है, पीला डालना है, सफ़ेद डालना है, जो डालना है, तब जाकर है तो ये गंदगी करो। जब आप एमपी थे सर, और आप जब एमएलए भी थे, तो आपने संभाजीनगर के लिए क्या क्या काम किया है, जानना रहते इस बारे में थोड़ा बहुत। और देखिए साहब, हार गया हूँ, अब मैं कितना भी बोलूँ तो बोलेंगे उसके अंदर काही नहीं केलं होतं म्हणून तुम्हाला आम्ही पाळलं। देखिए जो भी किए है, मतलब देखिए सोशल मीडिया का दौर है सर, हम क्या कर रहे हैं करके। अभी मैं आपके स्टूडियो में आ रहा था, नीचे 4 लोगों ने फ़ोटो ले लिए। अब वो फ़ोटो वायरल हो गई तो लोगों को पता चल जाता कि इम्तियाज़ जलील 3:45 बजे तो वहाँ पे तो ये एरिया के अंदर यहाँ पे स्टूडियो के पास खड़ा हुआ था करके उसमें। तो कोई चीज़ छुपती नहीं है, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम किया होगा कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मेरा साथ दिए, वोट डाले मुझे। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैंने कई सालों के बाद इस शहर की एक सोच को बदलने का काम किया हूँ। मैं कई ऐसे यंगस्टर्स इस शहर के अंदर देखा हूँ जिनके माता पिता जो है वो हो सकता है किसी भाजपा के कट्टर समर्थक होंगे, सेना के कट्टर समर्थक होंगे, कांग्रेस के कट्टर समर्थक होंगे, लेकिन उनका नौजवान लड़का या नौजवान लड़की जो है कॉलेज गोईंग जो वोटर है, उसने बोली कि नहीं पप्पा, तुम्हाला ज्यांना द्यायचे आहे द्या, मी इम्तियाज जलीलला देतो, हम इम्तियाज जलील को वोट देंगे। एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, खूप सारे असे यंगस्टर्स आहे ते ज्यांनी मला मतदान केले इम्तियाज जलील म्हणून। त्यांना काही हरकत असेल माझ्या पक्षाच्या बाबतीत, पण मी जसं सांगितलेलं आहे ना की जिस दिन आप है तो पार्टियों को साइड में कर देंगे और इंसान को देखकर वोट करना शुरू करेंगे, हर पार्टी की मजबूरी हो जाएंगे अच्छे इंसान को मैदान के अंदर उतारने की। उसमें तो कुछ ना कुछ तो अच्छे काम किए होंगे। उसमें मेरा इलेक्शन के टाइम के ऊपर एक मैनिफेस्टो बनाया था, और मैनिफेस्टो की कॉपी भेज देता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किए थे करके उसमें, और क्या क्या करने वाला था, जो अधूरे सपने रह गए थे, जो अधूरे काम थे जो रह गए थे उसमें। दुर्भाग्यवश नहीं मौका मिला। जलील सर, हम अब वुमन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण। पिछले कुछ सालों में महिला सशक्तिकरण पूरी दुनिया में ही काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पकड़ ली है, पर मुस्लिम वीमेंस जो है उनमें एजुकेशन और जॉब में उतना वुमन एम्पावरमेंट नहीं हो पाया है। तो एक रिपोर्ट के अनुसार, जो यूएस की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा गया है कि पूरी दुनिया में रफली 25 से 30% तक वुमन ही मुस्लिम वुमन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाती है, और जॉब का तो और भी बदतर हाल था, लगभग 15 से 20% मुस्लिम वुमेन्स ही अपना जॉब कर पाती थी। तो उसमें ये भी दिखाया गया था कि सोशल प्रेशर काफ़ी होता है, और बाकी बहुत सी चीज़ें उन्हें बताई दे देते। तो आपका क्या ओपिनियन है उस बारे में? ये सवाल नहीं है आपका, ये आपने हकीकत बयान की है उसमें, और आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है उसमें। हम चाहते हैं कि इस देश का अगर विकास करना है, तो
तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं सिर्फ ये एक समाज का विकास करूँगा, दूसरे का नहीं। हाँ, ये आपके जिस्म का जो बॉडी है ना पूरी, हाँ, सर से लेके पैर तक, हाँ, ये पूरे एक दूसरे से कनेक्टेड है उसमें। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरा लेफ्ट हैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ तो उसको काट के फेंक सकते हैं अपन करके। हाँ, आप बोलेंगे कि यार एक कान से तो सुने आता है ना, और दूसरे कान की क्या ज़रूरत है, तो इसको काट के फेंक डालो करके, नहीं होगा उसमें। वो अपाहिज हो जाएंगे, वो हैंडीकैप बॉडी हो जाएगी उसमें। तो ये देश को अगर पूरी तरीके से अगर विकास करना है, आगे बढ़ना है, हाँ, तो हर हिस्से को आगे लेकर जाने की ज़रूरत है। हर हिस्से का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है इसमें। ये सही बात है कि सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है वो मुस्लिम महिलाओं का है एंड ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन का है। देखिए, इस ताल्लुक से गवर्नमेंट को जब हम ये कहते हैं कि साहब आप इस कम्युनिटी को एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा बढ़ावा देना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अच्छा ठीक है हम इसकी स्टडी करने के लिए कमीशन बनाएंगे। तो ऐसे 4 कमीशंस बनाए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाए, सच्चर कमीशन बनाए, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट दी गई, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट दी गई। और ये काहे के लिए, माइनॉरिटीज़ का सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल क्या इनका स्टेटस क्या है करके। सब ने एक ही चीज़ बताई कि साहब इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई है एजुकेशन के मामले के अंदर, एससी समाज से भी पीछे कोई है तो वो मुस्लिम समाज है। तो ये जब रिपोर्ट्स आई, हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर, मेरे सदर ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर एक डिमांड किए कि साहब मैं हज को जब जाता हूँ, मक्का मदीना जब जाता हूँ, तो सरकार करोड़ों रुपया जो है वो सब्सिडी के तौर के ऊपर देती है करके। तो हमने ये मांग की है, ये हिंदुस्तान के अंदर किसी भी जाति धर्म और मज़हब का इंसान है तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, हम नहीं करे थे। हमने ये कहा था कि सब मैं हज पे अगर जा रहा हूँ, मक्का मदीना जा रहा हूँ, तो ये मैं मेरी तरफ से जाना चाहता हूँ, मुझे सरकार की मदद नहीं चाहिए करके, हम अपने तरफ से जाएंगे। हाँ, सरकार का काम जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर मेरे धर्म से रिलेटेड अगर कोई पूजा पाठ नमाज करना है उसके अंदर, तो उसमें सरकार की मदद लेने की ज़रूरत। तो हमने गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव दिए थे कि आप ये हज की सब्सिडी है तो हमें मत दीजिए, और जो पैसा आप हज की सब्सिडी के तौर के ऊपर हर साल देते हैं, वो पैसे से आप इस देश के अंदर महिलाओं के लिए, विशेषकर मुस्लिम बच्चियों के लिए जो है, आप स्कूल्स और कॉलेजेस खोलिएगा करके। अब सरकार को सिर्फ एक ही चीज़ सुनने की थी, उन्होंने बोले अरे ये बोल रहे बंद कर दो, हज की सब्सिडी बंद कर दो करके, उन्होंने बंद कर दिए। अब हमने 1 साल के बाद उनसे पूछे कि सर वो हज की सब्सिडी आपने बंद कर दी, जितना सुनना था आपको उतना सुन लिए, आगे का जो हमने बोले थे कि वो पैसे से स्कूल्स बनाइए, कॉलेजेस बनाइए, तो आपने कितने स्कूल्स बनाए हैं, कितने कॉलेजेस बनाए हैं? तो नहीं बनाए हैं, कुछ नहीं बनाए हैं करके उसमें। तो हमारा यही कहना है कि देखिए इस देश के अंदर क्या आज जिस तरह से इम्तियाज़ जलील या मेरे पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बोले कि नहीं चाहिए हमको हज की सब्सिडी, उसमें आप है तो स्कूल्स बनाइए, क्या आज कोई ऐसा लीडर है दूसरी पार्टी का या किसी दूसरी जात का, कोई हिंदू लीडर खड़े रह के ये कह सकता है कि साहब नासिक के अंदर कुंभ मेला हो या हमें वैष्णो देवी जाना हो, तो इसके लिए जो फंड दिया जाता है वो फंड मत दो। हमारा धार्मिक कार्य है, हमारे धर्म से जुड़े हुए लोग जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, पैसा डालेंगे उसके अंदर और धर्म का कार्य करेंगे उसमें। तो ये जो आप ये पैसे का इस्तेमाल जो है ये अपना राजनीतिक स्वार्थ हासिल करने के लिए करते हैं। इट नीड्स लॉट ऑफ गट्स कि आप ओपनली कहना कि नहीं सही है साहब, हमको हज की सब्सिडी नहीं चाहिए, वो पैसों से है तो आप स्कूल खोलिए। अगर आप स्कूल खोलते तो जो आप परसेंटेज बताए हैं मुस्लिम बच्चियों का, ड्रॉप आउट परसेंटेज जो बताए हैं आप, वो आगे बढ़ सकता था, वो पढ़ लिखती थी तो देश आगे बढ़ा होता उसके अंदर। आज बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है सर। आज मेरे ज़िले के अंदर मैंने खुद, जब मैं खासदार था तो मैं इसके ऊपर बहुत काम किया हूँ, 300 के करीब ऐसे स्कूल्स है जहाँ पर पक्की छत नहीं है सर। 300 ऐसे स्कूल जिसके ऊपर पक्की छत नहीं है, टीन के अंदर बड़े बड़े होल्स हैं, ज़मीन के ऊपर बच्चे बैठते हैं। बारिश जब आती है तो जिस दिन बहुत तेज़ बारिश आती है तो उस दिन बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है। इसमें हम 75 साल की आज़ादी के बाद हमारे ग्रामीण एरिया के बच्चों को हम ये दे रहे हैं इसमें, और हम पैसा काय पे खर्च कर रहे हैं,
तो ये हमारा उत्सव आ रहा, ये हमारा त्यौहार आ रहा, ये हमारा हज के लिए देना है, ये हमारा हर फेस्टिवल के लिए देने का है करके। स्कूल नहीं बनाएंगे, कॉलेजेस नहीं बनाएंगे, हॉस्टल्स नहीं बनाएंगे करके। हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है सर कि सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके लिए इमीडिएट लेवल पर, और आप जैसे नेताओं का क्या योगदान होना चाहिए उसके अंदर? सरकार अगर सुनना चाहे, देखो सरकार को नहीं मालूम है ऐसा नहीं है, सरकार को हर चीज़ मालूम है, लेकिन सरकार की मंशा यही होती है कि मैं अगर कुछ ऐसा फैसला लूं कि जिससे मेरे को पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं मिल रहा है, पॉलिटिकली फ़ायदा काय में मिलेगा, कि साहब कोई अपन धर्म से जुड़े मुद्दे को अपन ने आगे बढ़ाए, लेकर गए, जाति जाति धर्म में तेड़ निर्माण करने का काम करे, तो वो ज़्यादा पॉलिटिकली एडवांटेजियस है। स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, ग्रामीण एरिया के अंदर पढ़ने दो, ग्रामीण के तो है, गांव के बच्चे तो है उसके अंदर। मेरा बच्चा तो कहाँ जा रहा है, मेरा बच्चा तो लंदन जा रहा है, मेरा बच्चा यूएस में जाके पढ़ रहा है उसके अंदर। ये जितने भी ज्ञान देने वाले सरकार के अंदर बैठे हुए हैं ना, उसमें उनसे पूछना कि तुम महीने में 8 दिन अपने बच्चे को किसी ग्रामीण के किसी स्कूल के अंदर भेज सकते हैं क्या करके, हमें बिठा सकते हैं कि तुम, उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेशों के अंदर जाकर, और हमारे गांव के बच्चे जो है वो ज़मीन के ऊपर पढ़ेंगे, पानी टपक रहा है, बेंचेस नहीं है उसमें। मतलब आप एज ए यंगस्टर, मैं आप लोगों को अपील करूंगा कि अगर सही मानों में अगर कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो एक मर्तबा जाओ किसी ग्रामीण के स्कूल के अंदर और वहाँ पर जाकर हालत देखो कि हम कहाँ पर है और हम बातें कितनी बड़ी बड़ी करते हैं। अंतरिक्ष में जा रहे हम, हमारा क्या क्या नया क्या क्या डेवलप कर रहे। अरे हमारा जो मैन पावर है, हमारी ताकत जो है, वो हमारी मैन पावर जो है, जो लोग है हमारी, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है साहब। हम उन्हीं को कमज़ोर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि साहब हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम चांद को छू के आ गए हैं, हम स्काई में जाने वाले। हाँ सर, टूरिज़्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं। महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, छत्रपति संभाजीनगर में भी किला है। किला नहीं है, मोस्ट निगलेक्टेड अगर कोई हमारा क्षेत्र है तो वो टूरिज़्म का क्षेत्र है। हमारे पास दुनिया के 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है यूनेस्को के हिसाब से, एलोरा, अजंता। पूरी दुनिया में इतने क्लोज डिस्टेंस के ऊपर 2 वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास है। एक ज़माना था, आप जब पैदा हुए होंगे, आप बहुत छोटे होंगे उसमें, तो हमें सड़कों के ऊपर बहुत सारे अंग्रेज़ नज़र आते थे। वो टूरिस्ट हुआ करते थे इस शहर को आने वाले, जापानीज़ टूरिस्ट थे, चाइनीज़ टूरिस्ट थे, बहुत सारे फॉरेनर्स हमको सड़कों के ऊपर नज़र आते थे। हम बीबी का मकबरा चल जाओ, दौलताबाद चल जाओ, अजंता चले जाओ, उसमें MTDC से बसेस जाती थी ख़ास तौर से, है तो इनको लेके जाने। क्यों बंद हुआ? क्यों नहीं आ रहे हैं वो? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमारे पास जो एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कि साहब अगर कोई टूरिस्ट बॉम्बे में लैंड कर रहा है तो वो मुंबई से यहाँ पे औरंगाबाद आए, औरंगाबाद से फिर वो उदयपुर जाए, उदयपुर से जयपुर जाए, या यहाँ से गोवा जाए। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के साथ जोड़ने वाली फ़्लाइट्स है, वो फ़्लाइट्स हम नहीं दे रहे हैं। तो हमने अंग्रेज़ों को बोलना, तुम एक काम करो, बम्बई में उतरो, रेलवे स्टेशन जाओ VT के ऊपर, वहाँ से ट्रेन पकड़ो, ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आओ, फिर ट्रेन पकड़ के यहाँ से उदयपुर जाओ, जयपुर। सो ये जो प्रायोरिटीज़ जो होनी चाहिए ना, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब MP था, कोरोना के पीरियड के टाइम के ऊपर कितने फ़्लाइट्स हमने स्टार्ट करवाए थे, कितने फ़्लाइट्स, कितने नए नए सेक्टर्स हमने जुड़वाए थे। क्यों पॉसिबल हुआ था कि हम सेक्रेटरी के पास जाके बैठते थे, मैं खुद जाके बैठता था उनके पास कि हमको ये सेक्टर दीजिएगा, हमको ये सेक्टर दीजिएगा करके। वो एक मरतबा तो वो सेक्रेटरी परेशान हो गई थी और मुझसे कह रही थी कि सर आप पहले एयरलाइंस में काम करते थे क्या? मैं बोला नहीं मैडम, क्यों? तो बोले आपको इतना कैसा मालूम है कि लोड फैक्टर क्या होता है ये करके। मैं बोला मैडम थोड़ी सी आपके पास आ रहा था तो स्टडी तो करना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो वहाँ पर जाके हम लड़ झगड़ के है तो लेके आए। अब वो पीरियड का अगर आपने देखेंगे कि कितनी फ़्लाइट्स और कितने सेक्टर्स थे और आज कितने सेक्टर्स है करके, आज हमारे पास पता चलता है कि नहीं साहब 8 दिन के बाद है तो वो हैदराबाद की फ़्लाइट कैंसिल कर दे रहे हैं, बेंगलोर की फ़्लाइट बंद कर दिए है, इनकी फ़्लाइट उदयपुर की फ़्लाइट जो थी वो बंद कर दिए है करके। अनलेस एंड अनटिल, और ये कब मुमकिन हो रहा है? जब इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता है हमारे पास, इतने दिग्गज है वो, लेकिन किस हद तक है, हाथ में ऐसा कैंची लेके घूमते रहते हैं, कहीं तो भी कुछ दिख रहा है क्या? उद्घाटन करने का, बस उद्घाटन करने का, फोटो खींचने का, पेपर में छपवा देने का, बस यहाँ तक का है इसके अंदर।
भाई साहब जाइए पार्लियामेंट के अंदर, जाइए दिल्ली में लेके जाइए, डेलीगेशन को लेके जाइए उसमें। हाँ? गली ऐसा गली में चल जाते एक नेता पड़ा हुआ होगा वहाँ पे। हाँ? इतने है उसमें। हाँ? इतने मंत्रियां हैं हमारे पास उसमें, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। हाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में सर टूरिज्म से भरा हुआ है। 720 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है हमारे पास। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की अपने पास लेगेसी है। लगभग 150 किले हैं महाराष्ट्र में। लोनावड़ा है, खंडाला है, और आपने जो वेरूळ की लाइन्स वगैरह बोली है, काफ़ी सारा टूरिस्ट है। पर जैसे कि यूपी, एमपी, कर्नाटक और कश्मीर में पिछले कुछ सालों में टूरिज्म में ग्रोथ देखी गई है, वैसे महाराष्ट्र में हुई नहीं है। तो हमें इसको सुधार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको? कुछ नहीं करना। अगर ये चीज़ है तो पाटिल साहब को समझ में आ रही है, एक नौजवान लड़के को समझ में आ रही है कि हमारे पास इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा जखीरा है। ये अनपढ़ गवारों को क्यों नहीं समझ में आ रही जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं? हाँ, आपको सब समझ में आ गया। हाँ, आप तो सत्ता में नहीं है, आप कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, आपको सब समझ में आ गया है कि साहब हमारे पास इतनी बड़ी लेगेसी ये है। हमारे पास छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम सिर्फ अगर इस तरह का अगर एक टूरिज्म का अगर हमने एक ये कर डाले है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान कहाँ पे है, छत्रपति संभाजी महाराज का कहाँ है, फुलेवाड़ा कहाँ है, कौन सा पहला स्कूल है तो सावित्रीबाई ने कहाँ पे स्टार्ट करे थे, अगर हमने उसका ही सर्किट बना दिए तो उसके लिए भी बहुत सारे टूरिस्ट आपको मिल जाएंगे उसमें। लेकिन मेरा सवाल यही है, जो चीज़ वो पाटिल साहब को समझ में आ रही है, वो यहाँ पे गलियों में कैंचियाँ लेके घूमने वाले नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है कि साहब यहाँ पे हमको है तो टूरिज्म को बढ़ावा देना है करके उसमें कैसा दे सकेंगे? आपको कहीं ना कहीं से तो भी आपको एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन जब समझ में आ जाता है कशाला आपल्याला काय करायचं आहे, 4.5-5 वर्ष नंतर 4.5 वर्ष झाल्यानंतर लोकांमध्ये आपल्याला पैसे द्यायचे आहे, निवडून यायचं आहे, पैसे फेंकना जीत के आना, पैसे फेंकना जीत के आना है करके उसने, तो कौन जाके है तो अपना वक्त बर्बाद करेगा, सेक्रेटरियों से मिलेगा, ये करेगा, लड़ेगा करके। क्योंकि क्या है ना सर, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत पैसा भी होता है और टैक्स भी बहुत ज़्यादा मिलता है और बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। ये स्टेट रेवेन्यू, अपना टैक्स रेवेन्यू के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। देखिए साहब, अगर होशियार अगर उस वक्त अगर मैं एमपी होता जिस वक्त है तो शिरडी के एयरपोर्ट बनने का प्रस्ताव आया था, तो मैं किसी हालत के अंदर शिरडी का एयरपोर्ट बनने नहीं दिया होता, मैं उसका विरोध करा होता। इसलिए नहीं कि शिरडी है तो एक बहुत बड़ा मतलब धार्मिक स्थल है और शिरडी के साईं बाबा को मानने वाले भक्त जो है वो दुनिया भर में फैले हुए हैं करके। लेकिन अगर वो एयरपोर्ट की जगह हमने है तो हमारे एयरपोर्ट को हमने डेवलप करे होते और एयरपोर्ट से एक ग्रीन फील्ड नया रूट हमने तैयार करे होते शिरडी को, जो मतलब उस वक्त है तो हमने जब डिस्कस किए थे तो पॉसिबल था कि हम 45 मिनट्स के अंदर हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट है तो शिरडी हम पहुंच सकते थे। तो आप सोचिएगा कि करोड़ों रुपया हम शिरडी एयरपोर्ट के ऊपर खर्च करने की जगह हम यहाँ पे अगर हमने हमारा एयरपोर्ट को उसके 25% कॉस्ट के अंदर हमें ग्रीन फील्ड सुपर एक्सप्रेसवे बनाते थे कनेक्टिंग औरंगाबाद टू शिरडी, 40 मिनट 45 मिनट के अंदर आप शिरडी पहुंच जाते थे। तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता था कि यहाँ पर टूरिस्ट उतरता था, सुबह एयरपोर्ट से तो वो गाड़ी लेता था, यानी कि आपकी जो ट्रैवल एजेंसी है वो बूस्ट हुई होती, वो गाड़ियाँ लेके है तो वहाँ पे जाते थे। ग्रुप आता था तो वो बसेस के अंदर बैठ के जाते थे। बसेस कहाँ पे, तो यहीं का ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो करती थी। फिर वो वहाँ पे देखने के बाद वो वापस आते थे। फिर वापस आने के बाद एक दिन फिर वो अजंता जाते थे, एक दिन एलोरा जाते थे, एक दिन खुलदाबाद, एक दिन दौलताबाद, एक दिन मकबरा, एक दिन पंचक्की घूमते थे। और फिर घूमने के बाद फिर बोलते थे शाम में कहाँ जाना, तो बोलते थे कि चलो पैटर्न गेट जाएंगे, शॉपिंग करके आएंगे, चलो होटल में जाके रुकेंगे। तो होटल इंडस्ट्री ग्रो करी होती, हमारा पूरा बिजनेस हमारा ग्रो करा होता, ट्रैवल इंडस्ट्री ग्रो करी होती, तो हर चीज़ का इसके अंदर ग्रोथ हुआ होता। पर मेरे सामने उस वक्त दिक्कत ये थी कि मैं अगर ऐसा सुझाव भी अगर देता तो क्या बोले होते, बघा ते कशा आहे, ते हिरवा साप आहे, ते कशा आपल्याला हे आपल्या शिर्डीच्या एयरपोर्टचा विरोध करत आहे, त्याला पाकिस्तानला पाठवा। ऐसे बोलने वाले भी ज्ञानी नेता यहाँ पे रहते थे जो उसको ट्विस्ट करके, मेरी तो मंशा, मेरी नीयत बड़ी साफ थी कि मतलब हमने थोड़ा सा गवर्नमेंट को कन्विंस करना था, हमने बोलना चाहिए था कि साहब एंड 40 मिनट्स इज़ नथिंग, कि आप एयरपोर्ट से उतर रहे हैं सीधा जा रहे हैं, तो हमारी होटल इंडस्ट्री ये वो सब चीज़ ग्रो करी होती है उसमें।
लेकिन उस वक्त सब ज्ञानी ज्ञानी लोग बैठे हुए थे सत्ता के अंदर। तो इम्तियाज़ जी, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसी होती है? आपको कैसे समझ में आता है कि ये सही है, ये गलत है? आप कितना इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उस चीज़ के बारे में, कितना डेटा निकालते देखिए मैं गट्स में जाते हैं आप? नहीं मैं देखिए मैं स्टडी करता हूँ। एक पीरियड था कि जब मेरे घर पे 12 न्यूज़पेपर्स आते थे और मैं 12 न्यूज़पेपर्स को है तो बिल्कुल खंगालता था मैं। अगर समझ लो सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं रात में सोने से पहले जो है वो कम से कम उसको देखता था उसमें। तो दुनिया में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, मैं अपने आप को बड़ा इन्फॉर्म्ड ये रखता था उसमें। पार्लियामेंट के अंदर जब भाषण देने के लिए जाते थे तो हमारे को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम मिलता है कि आपकी पार्टी की स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम 2 ही एमपीज़ थे तो हमारे को मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम ऑफिशियली होता था, लेकिन हम 10-10 मिनट बोलते थे। क्यों बोलते थे कि जब स्पीकर सुनता था तो स्पीकर को लगता था कि दिस मैन इज टॉकिंग सेंस, ये कुछ मुद्दों के ऊपर स्टडी करके आया हुआ बंदा है। तो हमारे को 3 की जगह 5, 5 की जगह 10 मिनट का टाइम देते थे और हम बोलते थे उसमें। तो डिसीजन जो है वो दिल से ले लेते हैं कि साहब ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ये पसंद आ रहा है। यंगस्टर्स ने डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं है साहब, मैंने तो आपको बताया है ना। डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर आपके पास ईमानदारी अगर है तो आप ईमानदार ही डिसीजन लेने वाले है उसमें। तो आपको अपने आप के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि कम वॉट में कितनी भी मुश्किलें आ जाए तुम्हारे सामने, तुम अपने उसूलों के ऊपर डट कर खड़े रहेंगे, तुम सच्चाई के रास्ते से हटेंगे नहीं करके उसमें। तब तुमको कहीं ना कहीं रात में बहुत सुकून की नींद आएगी करके उसमें। मेरे डैड हमेशा कहते हैं कि आपको जब भी लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो आप जब भी इमोशंस में होते हो आप डिसीजन लेने से बचिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब खुश होते हो या बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, नाराज़ होते हो, तो आपको डिसीजन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि हम जब इमोशंस में डिसीजन लेते होते तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस काफ़ी कम होता है। जब आप बैलेंस होते हो, जैसे कि आप ज़्यादा खुश भी नहीं हैं, ज़्यादा दुखी भी नहीं है, आप जब बैलेंस होते हो ना तो आपका डिसीजन का सक्सेस रेशो काफ़ी बढ़ जाता है। आपको क्या लगता है इस बारे? ऋषभ आपके पिताजी ने बोले है तो एक सीनियर आदमी जब बोला है तो हम भी उसका सम्मान करते हैं। उनके तजुर्बे के हिसाब से उन्होंने बताए होंगे, आप भी चलिए उस रास्ते के ऊपर उन्होंने जो बताए हैं आपको उसमें। ये हर आदमी का अपना अपना एक सोच का तरीक़ा होता है इसमें। क्राइम रेट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हमने कई जगह पे देखा है कि क्राइम्स, मर्डर्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। लूट-पाट की काफ़ी वारदातें बढ़ चुकी है। क्या है सर क्राइम रेट बढ़ने? देखिए ये पूरा कनेक्शन जो है ना, ये नशे का जो कारोबार इस शहर के अंदर चलाया जा रहा है, मैं चलाया जा रहा हूँ बोल रहा हूँ। कौन चला रहा है, कौन इसको मदद कर रहा है, कौन है इसके पीछे, तो ये बहुत समझने वाली बात है। मैं तो अभी फ़िलहाल जो पुलिस पिछले कुछ दिनों से अंदर जो कार्रवाई कर रही है कि रेड्स कर के जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको पकड़ के रोड के ऊपर जो चला रही है उसमें, ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो आज वो जाल जो है वो इतना तेज़ी से नहीं फैला होता। आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि शहर का कोई भी कॉलेज हो, हर कॉलेज के अंदर नशा पहुँच चुका है इसके अंदर, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको चलाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अभी जो पुलिस अलग अलग जगह के ऊपर रेड कर रही है वो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन नहीं कर रहा है। पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम है, एनडीपीएस की स्पेशल टीम है, वो जा रही है किसी इलाके के अंदर रेड कर रही है और वहाँ पे नशा करने वाले को। मेरा ये सवाल है कि लोकल पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं पता चल रहा है कि मेरे एरिया के अंदर है तो ये नशे का कारोबार चल रहा है। वो इसलिए नहीं पता चल रहा है कि उनको है तो उसमें से कुछ कट मिल रहा है, उनको कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो चलने दे रहे हैं धड़ल्ले से। जिस दिन पुलिस कमिश्नर ने ये फैसला ले लिया, और मैं तो उनसे अनुरोध करूंगा प्रवीण पवार साहब से कि आप ये फैसला कर लीजिएगा कि किसी पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर अगर नशे का बड़ा कारोबार चल रहा है और उनकी टीम उस वक्त वहां पे जाके रेड करती है, तो उसी दिन वहां के पीआई को आप कंट्रोल रूम में अटैच कर देंगे। 4 दिन के अंदर से पूरा नशा खत्म हो जाएगा साहब शहर से। सिर्फ 4 दिन के अंदर आप देखिएगा एक ऐसा पुलिस में, क्योंकि कोई भी पुलिस स्टेशन छोड़ के तो कंट्रोल रूम अटैच होना नहीं चाहता इसमें, हर एक को पुलिस स्टेशन चाहिए होता है इसमें। तो ये जो कार्रवाई चल रही है
अगर इम्तियाज़ जलील को मालूम चढ़ सकता है कि साहब इस इलाके के अंदर यहाँ पे नशे का कारोबार चल रहा है, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं पता चल रहा है? और पता चलने के बावजूद भी वो खामोश क्यों है? मुझे बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप भी होशियार है, मैं भी होशियार हूँ करके की वजह क्या हो सकती है? अभी पिछले कुछ दिनों पहले अपनी सिटी में एक वारदात हुई थी। बंदूक दिखाकर एक गोल्ड ज्वेलर्स को लूटा गया था। और अभी पुणे में भी कुछ दिनों पहले ही बंदूकों से किसी का मर्डर किया गया था, गोलियां चलाकर। जी। तो ये वारदातें हमने कैसे रोकना चाहिए, आपको क्या लगता देखिए, कोई नहीं है, अगर पुलिस ने तय कर लिया ना साहब कि हमको शहर के अंदर हमको क्राइम फ्री सिटी रखने का है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर पुलिस ने ही अगर तय कर ली कि साहब हम गुंडे मवालियों को एनकरेज करते रहेंगे करके उसके बाद, तो फिर ये इम्पॉसिबल टास्क होता है इसमें। है? मराठा आरक्षण पर आपका क्या विचार है, जो अभी ओबीसी में से मिला है? जो कुंभी प्रमाण पत्र मिले हैं उसमें बहुत से ओबीसी नेताओं ने अपोज किया है, तो आपका क्या व्यू है? क्योंकि आप जरांगे को वो देखिए, मैं जरांगे पाटिल साहब जो है ना, एक छोटे से गांव का साहब, एक सादा सा आदमी है, बहुत ही एक आम आदमी जिसको कहेंगे ना, उसके अंदर एक छोटे से गांव के अंदर, यकीन मानिए मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे शहर से इतने करीब में कोई अंतरवाली नाम का एक गांव है करके, और वहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो अपने समाज के लिए लड़ रहा है इसके अंदर। तो जब मैंने उसके उस मूवमेंट को देखा, तो वो मूवमेंट के अंदर क्या था, ये इम्पोर्टेंट से ज़्यादा मुझे ये था कि यार इस देश की खूबसूरती ये है, एक छोटे से गांव का सामान्य आदमी अगर ईमानदारी से अपने समाज के लिए लड़ने के लिए निकल सकता है, तो पूरा समाज जो है वो उसके साथ है तो रास्ते के ऊपर उतर आ सकता है करके। तो उसने एक संदेश दिया। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मतलब मैं ऐसे लोगों को बहुत एडमायर करता हूँ कि साहब कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई धन दौलत नहीं है करके, लेकिन उसका एक मिशन है कि मैं मेरे समाज को है तो इंसाफ दिलाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब मैं अगर जरांगे पाटिल साहब को या मराठाओं को रिजर्वेशन को, मैं तो आज साफ तरीके से कहना चाहता हूँ, रिजर्वेशन जो है वो हर जाति, धर्म और मजहब के लोग, जिन जिन लोगों को कुछ सहारे की ज़रूरत है, वो सहारा उन्हें मिलना चाहिए क्या करके। ये कतई नहीं है कि साहब मैंने है तो इनका साथ दिया हूँ तो मैं है तो इनके विरोध में हूँ ओबीसी का। देखिए, ओबीसी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे समाज है कि जहाँ पर उन्हें कुछ सहारे की ज़रूरत है। और ओबीसी ही क्यों, सबसे ज़्यादा लड़ाई तो किसने करनी चाहिए था इस देश के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर, तो मुसलमानों ने। क्योंकि मुसलमानों के लिए तो हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि साहब इनका एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखते हुए 5% रिजर्वेशन इनको एजुकेशन के अंदर मिलना चाहिए। और हम भी यही कह रहे थे कि साहब हमारे बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, इनको आप सिर्फ एजुकेशन के अंदर आप ये दे दीजिएगा करके, नहीं दिए कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी। तो मैं तो सिर्फ यही नहीं, मैं तो आगे जाकर ये कहूँगा कि साहब ये की गारंटी है क्या कि जैन समाज के अंदर सभी लोग जो है वो सब धन्ना सेठ है? ब्राह्मण समाज, क्या ब्राह्मण समाज के अंदर साहब हर कोई ऐसा है कि उसको कोई सहारे की जरूरत नहीं? उनमें भी कुछ है तो इकोनॉमिकली वीक होंगे, उनको भी थोड़े से सहारे की जरूरत अगर होंगे तो आप उनको दीजिएगा। इम्तियाज अली को नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सर, लेकिन मेरे समाज के अंदर जो अगर कुछ गरीब लोग हैं जिनका बच्चा पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, तो उसको सहारे की जरूरत है तो दीजिए ना सर। लेकिन आप क्या ये बोलेंगे कि साहब अब मराठाओं को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो विखे पाटिल साहब के पूरे परिवार को मिलना चाहिए, राजेश टोपे के पूरे परिवार को मिलना चाहिए, शरद पवार, अजित पवार के पूरे परिवार को मिलना चाहिए, ये बेनिफिट्स नहीं मिलना चाहिए साहब। जो कोऑपरेटिव सेक्टर रन कर रहे हैं, जो एजुकेशन सेक्टर के धन्ना सेठ बन चुके हैं, एजुकेशन माफिया बन चुके हैं उस समाज के, उनको उनके बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उन्होंने ये सोचना चाहिए हम हमारे समाज के बच्चों को तो कैसा है तो एजुकेशन के अंदर लेके आ सकते हैं। तुम अपने समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं, कि तुम कॉलेजेस रन कर रहे हैं, तुम शुगर फैक्ट्रीज रन कर रहे हैं, तुम बैंक्स रन कर रहे हैं, और अपने समाज के लिए तुम कुछ नहीं करेंगे। तो ये बड़ा बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। स्पेशल एक आपके साथ चैट करेंगे तब बात करेंगे। ओके सर, अगर हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है अगले 20 सालों के अंदर, अगर हमें चाइना को, लेकिन मैं साहब मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, ये ऐसी बकवास उसके ऊपर वो नहीं है। मैं आज के बारे में बात करता हूँ, ये पॉलिटिकल उसके ऊपर जो है ना उसके अंदर कि हम 2047 के अंदर इंडिया को वहाँ लेके चले जाएंगे। 2000 के अंदर बोले थे कि इंडिया 2020 के अंदर क्या हो जाएगा करके। मैं 2025 की बात कर रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 330 ऐसे स्कूल्स है जहाँ पर पक्की छत नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि साहब 20 साल के बाद जो है हम सुपर पावर बनाने। कोई सुपर पावर नहीं है, जो ज़मीनी हकीकत है उसकी बात करिए। नौजवानों को नौकरी दीजिएगा,
क्राइम ख़त्म करिएगा, एजुकेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस खोलिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइएगा, उसके अंदर सुपर पावर वैसे भी हो जाएंगे। तो ये सब जो बड़े बड़े बातें, बड़े बड़े शब्द है ना, ये आप है तो प्रधानमंत्री के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके अंदर वो लाल किले से है तो आपको है तो खूब ज्ञान बांटेंगे इसके अंदर, हमें देश का बनाना है, सुपर पावर बनाना है, भाइयों और बहनों मित्रों, हाँ, वो उन्होंने दे डालेंगे उसे। मैं आज का मेरी ज़मीनी हकीकत के बारे में बता रहा हूँ। ओके, आपने पिछले कुछ 5-10 सालों से अपने नशा मुक्ति के लिए काफ़ी ट्राई किया है, बट उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। कैसा मिलेगा मुझे ये बताइए ना। हाँ, कि इम्तियाज जलील है तो जाके चीख चीख के चिल्ला के बैठेगा उसके अंदर, और बाडी साहब बोलेंगे राउत अचानक चल, हाँ उनको हंगामा करने तो मैं नहीं कुछ करूंगा करके उसमें। जब तक लोग आएंगे नहीं साहब, जब तक लोग सड़क के ऊपर आएंगे नहीं, जब तक लोग विरोध नहीं करेंगे साहब ये गलत हो रहा है करके, तब तक है तो हम नहीं कर सकते है करके उसमें। हाँ, बल्कि उल्टा है तो लोग बोलते हैं अरे जानी खूब है केलो होता है कि देसी दारू से दुकान बंद कराई छे। अब उसी इलाके के लोग अगर खामोश बैठ गए हैं, हाँ, तो लोक बोलेंगे ना इम्तियाज जलील साहेब तुम्हाला कशाला काळजी आहे, त्या एरियामध्ये त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या लोकांना काही त्रास नाही, तुम्ही कशाला उगा चोड्या मारता है। हाँ, तो जब तक है तो लोग नहीं आएंगे, पीपल्स मूवमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। क्योंकि क्या है ना सर, युवाओं में काफ़ी नशे का प्रमाण बढ़ चुका है। दारू, ड्रग्स और तंबाकू जैसे पदार्थ जो है उनका कंजप्शन पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ चुका है, और गवर्नमेंट के कुछ डिसीजन दिखते नहीं है उसके अपोज में। आपने जो कहा था कि यार कॉलेजेस तक पहुंच जाते हैं ये सब चीज़ें, तो ये कैसी पहुंचती है और हमें इसे रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें कुछ नहीं है साहब, मैंने आपको जैसा बताया ना कि अगर ये सब बंद करना है कारोबार, पुलिस ने ईमानदारी से अगर काम किया, तो आपको मैं बता रहा हूँ ना 3-4 दिन के अंदर है तो पूरे शहर में है तो आपको कहीं नशा नजर नहीं आएगा। अगर सिर्फ एक पुलिस कमिश्नर ने पूरे अपने पीआईएस को ये ऑर्डर कर दिया कि तेरे एरिया के अंदर अगर मेरे को नशे का कारोबार मिला, मैंने मेरी टीम डाल के है तो अगर रेड किया, तो उसी दिन आपका पुलिस स्टेशन आपसे हटा लिया जाएगा और आपको कंट्रोल रूम अटैच कर दिया जाएगा, नशा का कारोबार वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जो बिहार की हमारी हालत है, हमारा सबसे वीक स्टेट माना जाता है बिहार, कुछ चीज़ों की वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से कोलैप्स है सर। बेरोज़गारी का दर सबसे ज़्यादा बिहार में ही देखा जाता है। रोड कंस्ट्रक्शंस कुछ नाम की चीज़ें नहीं, एजुकेशन पूरा बर्बाद हो चुका है। तो आपको क्या लगता है पॉलिटिशियंस के साथ साथ वहाँ के लोग भी इस चीज़ के लिए कितने जिम्मेदार हैं? नहीं, आप सिर्फ बिहार को सिंगल आउट क्यों कर रहे हैं सर? मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे ये है कि जहाँ पर अभी भी जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट हुआ नहीं है उसमें। ठीक है, बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरीके का डेवलपमेंट होना चाहिए ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप अपने लीडर को चुनते वक्त उसकी जात धर्म ना देखें। आप है तो अच्छे लीडरों को आप है तो असेंबली के अंदर भिजाए, अच्छे लीडरों को आप पार्लियामेंट के अंदर भिजाए, तब जाकर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई बदलाव होगा करके। ऑल डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं, सारे फैसले, सारे कायदे, सारे कानून कहाँ बनाए जाते हैं? ये विधानसभा में बनाए जाते हैं, लोकसभा के अंदर बनाए जाते हैं। युवाओं के लिए हम एजुकेशन पॉलिसी क्या लेकर आ सकते हैं, उनके रोजगार के लिए हम क्या लेकर आ सकते हैं, ये किसी पार्टी का निर्णय नहीं होता। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ के है तो इसके कानून बनाए जाते हैं, इसके ऊपर चर्चा होती ही है उसमें। अगर आपने अनपढ़ गवार लोगों को वहाँ पर भेज दिया कि जहाँ पर है तो वो चर्चा में भाग ही नहीं ले रहे हैं। अब बिहार के लीडरों का काम है कि साहब सरकार की आंख में आंख डालकर पूछे कि हमारे राज्य को क्यों इतना पिछड़ा क्यों बना के रखे है, क्यों छोड़ा गया है हमारे राज्य को करके। लेकिन अगर सब कॉम्प्रोमाइज करने वाले लीडर्स अगर आपने वहाँ पे भेज दिए थे तो फिर वैसा ही, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। हमें असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ बताइए सर। बहुत अच्छे आदमी है, बहुत स्टडीड है और बहुत रिस्पेक्टेड है। वो पार्लियामेंट के अंदर उनकी बहुत रिस्पेक्ट है सिर्फ इसी वजह से कि वो बहुत स्टडीड है। आप पार्लियामेंट के अंदर, वो मेरे लीडर है बल्कि इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में, पार्लियामेंट्री रूल्स के मामले में और करंट इश्यूज़ के मामले में उनसे ज़्यादा काबिल कोई लीडर नहीं हो सकता। लेकिन उनका एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है पता है? कि वो शेरवानी पहनते हैं, उनके सर पर टोपी है, उनको दाढ़ी है, तो इसलिए उनका एक्सेप्टेंस नहीं है। अगर वो पैंट शर्ट पहन के या खादी का कुर्ता पैजामा पहन के अगर जाते तो शायद उनका एक्सेप्टेंस होता उसमें। लोग उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं। उनके आधे घंटे की स्पीच के अंदर है तो मीडिया वाले भी इंतज़ार करते हैं कुछ मिलता क्या इसके अंदर है खेलने के लिए करके।
तो अगर गलती से उनका कोई एक शब्द उनके पास से निकल गया 10 सेकंड का 15 सेकंड का, तो बस वो निकालो और उसके ऊपर खेलो। अवैसी ने कहा एक बार फिर नीचे कमेंट्स आना शुरू हो जाते, त्याला पाकिस्तानला पाठवा, ते असा आहे, ते रजाकार आहे, ते निजामाची औलाद आहे, ते ये ऐसे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं इसमें। मेरा यही कहना है कि ऐसे टाइप के एक 10-20 और लीडर्स अगर लोकसभा के अंदर चले गए तो लोकसभा का डिबेट का जो स्तर है, किसी ज़माने में जॉर्ज फर्नांडिस के पीरियड में जो हुआ करता था उसमें, तो वो दोबारा सोमनाथ चटर्जी हो गए, LK आडवाणी साहब हो गए हैं, वो पीरियड के अंदर जो डिबेट का स्तर होता था वो स्तर अब नहीं देखने को मिलता है। इसलिए कि अब जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं पहुँचते, अपने टैलेंट के हिसाब से नहीं पहुँचते हैं, वो जात के नाम से पहुँचते हैं, पैसे के नाम के ऊपर पहुँचते हैं, या उनका दादा MP था, बाप MP था, तो बेटे के अंदर गुण हो ना हो वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाता है। तो इस वजह से सर उन्होंने जब अपने MIM की स्थापना की थी तो वो पहले 6 महीने में उनके काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट में थे, आपने भी सुने होंगे, हमने भी सुने हैं। पर उसके बाद तो लोगों का विश्वास तो होगा ही ना सर, बताइए, क्योंकि संजय सिरसाट ने भी कहा, बताइए ना उनके कौन से कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भी चर्चा हो जाए। सर वो 15 मिनट का स्टेटमेंट भी था उनका। हाँ, उसके लिए हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान में, पूरे देश में अकेले वो एक ऐसे लीडर है अकबर ओवैसी कि जिनको कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा सिर्फ एक स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट की वजह से। मुझे आज बताइएगा कि अब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के लोग गालियां देते हैं, हर रोज कोई ना कोई लीडर है तो किस लेवल के ऊपर जाके गालियां देता है करके, उनके ऊपर सादी FIR भी फटती है क्या? और मैं आपको कह रहा हूं कि उस स्टेटमेंट की वजह से अगर उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, अगर देश में कानून है, तो उन तमाम लीडरों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो आज गलत तरीके के बयान दे रहे हैं करके उसमें। ठीक है ना, अगर इम्तियाज़ जलील कोई गलत स्टेटमेंट अगर करता है, मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए करके। लेकिन क्या सिलेक्टिव रहेंगे कि इम्तियाज़ जलील अगर कुछ बोलेगा ज़रा सा भी तो उसके ऊपर कार्रवाई होंगी, लेकिन पाटिल साहब अगर मेरे को है तो कितना भी धमकी दे दे, गाली दे दे, मेरे ऊपर गलत तरीके के आप बयानात कर दे, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी करके। तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीबडी। उसमें पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी या पूरे विपक्ष ने एक मुद्दा उठाया था कि महाराष्ट्र इलेक्शन में वोट चोरी हुई थी। दिल्ली में काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ, काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई। राहुल गांधी ने पूरे बिहार में जाकर उसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं भी की, रैली भी की। आपको क्या क्या लगता है सर उस बारे में? मैं भी उसका शिकार हूँ। जो राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं, हमने बहुत पहले है तो ये बात बोल दिए थे। मेरे पास इतना एविडेंस है वोट चोरी का कि किस तरीके से मुझे हराया गया है करके, इतना एविडेंस था, लेकिन मैं जाऊं किसके पास अपनी गुहार लेके? लोगों ने कहा कि साहब कोर्ट में चले जाओ, एक केस डाल दो करके। कोर्ट में सालों साल लग जाते हैं नतीजा आए तक। 5 साल तक आदमी है तो अपना सत्ता का मज़ा ले लेता है और कोर्ट में मैटर चलते रहता है करके। तो मेरा अगर समझ लीजिएगा ये अगर फिक्स है कि साहब अगर वोट चोरी हुई है, इम्तियाज़ जलील की कंप्लेन कर रहा है और अदालत ये फैसला करती है कि इसका निर्णय जो है वो 3 महीने के अंदर, तो मैं आपको बहुत सारे एविडेंसेस दे सकता हूँ करके उसमें। तो वोट चोरी इस देश के अंदर बहुत सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का विश्वास जो है वो लोकशाही के ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे नहीं, बोलेंगे कि यार मैं वोट डाल रहा हूँ किसी और को, जा किसी और के पास रहा है, मैं वोट डाल रहा हूँ कि मुझे वो नेता पसंद नहीं है, ये नेता पसंद है, मैं चुन के आने के बाद है तो पैसे ले रहा हूँ और प्लेन में बैठ के गुवाहाटी चले जा रहा हूँ। तो लोगों का विश्वास कैसा रहेगा, मुझे ये बताइए ना फिर आप, कि आप है तो लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं इसके अंदर। आप पैसे ले रहे हैं, वो बेचारा आपके लिए है तो धूप में खड़ा है लाइन लगा के कि आपको वोट डालना है करके, वोट आने के बाद है तो उन्हें बोलता तू खड़ा रहे धूप में, मैं है तो गुवाहाटी चले जाऊंगा सर। तो ये सब लोकशाही के लिए बहुत धोखादायक चीज़ें हैं इसमें। ओके सर, वो संजय सिरसाट और आपके बीच में काफ़ी मतभेद है, ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी काफ़ी है। और हमें लगता है कि आपकी जब एक दूसरे के साथ बातें होती है, हम जो स्टेटमेंट देखते हैं मीडिया में, तो भाषा का स्तर काफ़ी नीचे चले जाता है। नहीं सर, आप मुझे बताइएगा कौन से
मैंने कौन सी भाषा की मर्यादा को मैंने ये किया सर है? दोनों तरफ से होता है। नहीं 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 आप मुझे बताइएगा कि इम्तियाज जलील ने कब है तो अपनी भाषा की मर्यादा को छोड़ा है करके उसमें। हाँ, तुम मुझे अगर डराएंगे धमकाएंगे, हाँ, तुम अपने गुंडे मवालियों को बोलेंगे कि जाओ इसके खिलाफ है तो मोर्चा निकालो करके उसमें, तो इम्तियाज जलील उसी भाषा के अंदर तुमको जवाब देगा। हाँ? तुम अगर समझेंगे कि साहब इम्तियाज जलील को मैं पुलिस के जरिए है तो डरवाने लगाऊंगा करके उसमें नोटिस भिजवाऊंगा, इसके ऊपर केसेस करवाऊंगा करके, तो इम्तियाज जलील उसी भाषा के अंदर तुमको जवाब देगा करके। हाँ? लेकिन अगर तुम ये समझ रहे हैं साहब कि तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ, तुम्हारे गलत कामों के खिलाफ मैं तुमसे डर के खामोश बैठ जाऊंगा कि साहब गुंडों को छोड़ डालो, पुलिस का प्रेशर लेके आओ, तो आप इम्तियाज जलील को फिर पहचाने नहीं है करके। मुझे मेरा अधिकार है साहब ये। और क्यों इम्तियाज जलील लड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास का मीडिया भी है तो बहुत हद तक जो है वो किस तरह का काम कर रहा है करके। ये काम मेरा नहीं था, मैं तो 24 साल पत्रकार था, मेरे अंदर के पत्रकार को जिंदा रखा, इस वजह से इनसे लड़ सक रहा हूँ करके। मैं अगर मेरे अंदर के पत्रकार को मैंने ख़त्म कर दिया होता तो ये लोग तो तबके की मुझे ख़त्म कर दिए होते उसमें। जो काम पत्रकारों का है कि ये पूरे जितने स्कैम्स हो रहे हैं, जितने 2 नंबर के धंधे हो रहे हैं, उसको उजागर करने का, लेकिन हमने लेके आना और तुमने छापना ही नहीं। तुमने छापना ही नहीं, तो क्या ये पत्रकारिता है? इसको दलाली कहते हैं साहब, दलाली। और इम्तियाज जलील कभी भी दलाली नहीं करेगा उसका। लड़ेंगे, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगे, लेकिन डट कर खड़े रहेंगे, भिड़ेंगे। और कभी ना कभी आज मैं अपने आप को अगर अकेला महसूस करता हूँ तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगेगा कि यार मेरे साथ में है तो पाटिल साहब भी मेरे साथ में कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्हें भी एहसास होगा कि नहीं यार बंदा बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है इसके अंदर करके। राहुल गांधी, इम्तियाज जलील या असदुद्दीन ओवैसी, सोशल मीडिया पे काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी की जाती है सर। किसकी? राहुल गांधी, इम्तियाज जलील, फर्क- ओवैसी से फर्क नहीं पड़ता सर। उससे क्या होता है ना कि पब्लिक ओपिनियन डिफरेंसेस आ जाते हैं। नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप हमारी कितनी भी बदनामी कर लीजिएगा उसमें, लेकिन हमको मालूम है कि हमारे चाहने वाले कितने लोग हैं करके उसमें। और लोगों को समझ में आता है कि ये है तो फ्रेम की हुई स्टोरी है, जो है तो ज़बरदस्ती पुश की जा रही है करके, बहुत दिन तक चलती नहीं है ऐसा। मैं आपको बताया हूँ ना कि 10 साल मैंने इस शहर का, इस ज़िले का प्रतिनिधित्व करने के बाद उसके बावजूद अगर मुझे आज इस इलेक्शन के अंदर इतने सारे नौजवान लड़के और लड़कियां अलग जाति, धर्म और मज़हब के होने के बावजूद अगर वो मुझे वोट करे हैं, तो वो सोशल मीडिया के कमेंट्स या रील्स देखकर नहीं करे हैं कि इम्तियाज जलील के खिलाफ, उन्होंने मेरे काम देखकर मेरा साथ दिया है।